बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आज हम उसका एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हर वो बेसिक एमसीक्यूज और हर वो कम्प्लेक्स एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के 60 to 70 एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हर कंसेप्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये लेक्चर आपको बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का हम हर एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का एमसीक्यूज है, तो सही है। हम हर एमसीक्यूज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या 6 एमसीक्यूज लिखे हुए, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो एमसीक्यूज लेक्चर है उस पर हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज पर लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का हर एमसीक्यूज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हर कम्प्लेक्स और हर बेसिक एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपका हर कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला एमसीक्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना। हम अक्सर कहते हैं कि करंट क्यों स्केलर है। अब मैंने करंट पर बहुत ही डिटेल लेक्चर दिए हुए, मैंने करंट का सीरीज लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, सही है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि करंट इज अ डॉट प्रोडक्ट। याद रखना, मैंने बताया कि करंट डॉट प्रोडक्ट। इससे पिछले मैंने आपको बताया, आपको पता भी है, आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी। हालांकि करंट का डायरेक्शन एक कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, मगर इसके अलावा करंट फिर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि हमने बताया कि करंट का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। मगर एक और भी है, याद रखना कि करंट क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी। अब करंट डॉट, ये भी आपसे पूछ सकता है ऐसे कि करंट डॉट प्रोडक्ट है क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। करंट डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। तो याद रखना करंट इज अ डॉट प्रोडक्ट। करंट क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अब आपसे पूछा है कि करंट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ किन दो क्वांटिटी का करंट क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। याद रखना करंट वेक्टर एरिया और करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, सही है। सी ऑप्शन में क्या है, करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डॉट फोर्स आर। डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, आर। आपको मैंने बताया था कि करंट डेंसिटी, उस पर मैंने डिटेल से लेक्चर दिया था। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी किसके इक्वल था, करंट डिवाइडेड बाय वेक्टर एरिया। करंट और वेक्टर एरिया का रेशियो को हम क्या नाम देते हैं, करंट डेंसिटी। तो करंट किसका रेशियो होगा, करंट डेंसिटी को वेक्टर एरिया से मल्टीप्लाई करो तो करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर एरिया। तो करंट डेंसिटी किन दोनों का रेशियो है, करंट किन का रेशियो है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट। मैंने क्या किया, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। मैंने गलती से क्रॉस लिख लिया दरम्यान में, सही है। तो करंट क्या है, करंट डॉट प्रोडक्ट होगा करंट डेंसिटी का और वेक्टर एरिया का, सही है। करंट है, करंट डेंसिटी और वेक्टर एरिया का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो करंट क्या है, एक बात आपने ये याद रखना है कि करंट क्या है, डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी का, सही है। करंट क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, करंट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। या इस तरह भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो किन दो क्वांटिटी का, करंट डेंसिटी और वेक्टर एरिया का, सही है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन इसका बन जाएगा। उसी तरह डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी इज, करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब करंट डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, सही है। करंट डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, करंट डेंसिटी का सिंपल आप इस फॉर्मूले से डायमेंशन निकालो। करंट डेंसिटी किसके इक्वल है, करंट डिवाइडेड बाय वेक्टर एरिया। तो करंट डेंसिटी का डायमेंशन किस, करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। तो एम्पेयर के लिए हम डायमेंशन ए यूज करते हैं। इसी तरह एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, सही है। यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन, और मीटर के लिए हम डायमेंशन क्या यूज करते हैं, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एम्पेयर के लिए हम डायमेंशन एम्पेयर ही यूज करते हैं, सही है। नीचे मीटर के लिए क्या है, हम डायमेंशन क्या यूज करते हैं, कैपिटल एल। तो सही, यहाँ पर एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो एल ऊपर जाएगा, सही है। स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करने, तो डायमेंशन क्या बन जाएगा, एम्पेयर और लेंथ की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो क्या बन जाएगा, एम्पेयर लेंथ की पावर -2। मैं यहाँ पर साफ लिख रहा हूँ, सही है। ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन एम्पेयर लेंथ की पावर -2। अल्फा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, सही है। अब इसके बाद रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट। ये मैंने पुरानी लिखा है इंडिपेंडेंट, से कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। याद रखना, यहाँ पर मैंने लिखा है मटेरियल नेचर, मतलब मटेरियल की नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन ए है, ये होगा। बीटा ऑप्शन में टेम्परेचर है। सी ऑप्शन में लेंथ, डी ऑप्शन में एरिया, और जबकि एफ ऑप्शन में बोथ सी एंड डी। सी एंड डी में क्या है, लेंथ और एरिया। याद रखना रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टिविटी
रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पर मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया था, वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी याद रखना नेचर ऑफ मटेरियल पर डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड नहीं करता? डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। डायमेंशन का मतलब क्या है? लेंथ और एरिया। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वहां पर हमने लेंथ और एरिया को क्या क्या होता है? फिक्स किया होता है। लेंथ और एरिया वहां पर हम क्या कहते हैं? किसी भी कंडक्टर का लेंथ भी 1 मीटर लेते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या लेते हैं? 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं। अब इसमें जो रेजिस्टेंस होगी इसको हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टिविटी, क्योंकि हमने डायमेंशन को फिक्स किया होता है, लेंथ को भी फिक्स किया होता है, एरिया को भी फिक्स किया होता है, तो इसलिए रेजिस्टिविटी इन दो मतलब लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। सही, क्योंकि हमने इन दोनों को फिक्स किया होता है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट किस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी? लेंथ पर और एरिया पर, या इसको सिंपल कुछ बुक में लिखा हुआ है डायमेंशन पर। तो डायमेंशन का मतलब भी क्या है? लेंथ या एरिया। तो इसलिए कुछ एमसीक्यूज में डायमेंशन का लफ्ज आएगा या कुछ एमसीक्यूज में लेंथ और एरिया आएगा, तो दोनों क्या है? सेम होगा। सी, तो एफ ऑप्शन। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी भी उसी तरह है। अगर ये एमसीक्यूज में कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट, मतलब कंडक्टिविटी भी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। सही है, कंडक्टिविटी भी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। और इसी तरह रेजिस्टिविटी भी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। डायमेंशन का मतलब क्या है? लेंथ और एरिया। तो इसलिए ऑप्शन एफ बन जाएगा। बोथ सी एंड डी, सी एंड डी पर डिपेंड नहीं करेगा। इसी तरह चौथा एमसीक्यू हमारे साथ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज 50 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे साथ 50 वोल्ट है अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? 10 ओम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट टाइम। आप आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन फाइंड करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करो। किस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड करनी है? यूनिट टाइम में। उसी तरह मैं इसको मिटा रहा हूं। अब अपने से जो भी रिलेशन है सब फार्मूले को याद रखना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के तमाम फार्मूले को दिन मेरे को कोई भी एमसीक्यूज मुश्किल नहीं होगा। अब सिंपल मैंने आपको करंट का फार्मूला बताया कि करंट किसके इक्वल है? करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? रेट का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये रेट का मतलब क्या है? किसी भी क्वांटिटी से जब हम रेट का वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चार्जेस डिवाइड पर यूनिट टाइम। सी, अब याद रखना चार्जेस मैंने आपको बताया था कि क्यू किसके इक्वल होता है? एन ई डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपको मैंने बताया भी था कि चार्ज किसके इक्वल होता है? एन ई के इक्वल होता है। सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बताया भी था। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन पूछ रहा है। सी, अब इस फार्मूले को इसी तरह करंट इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको इस फार्मूले में कहीं नजर आ रहा है कि करंट आपको गिवन है। इस फार्मूले में आपको इस एमसीक्यूज में कहीं आपको करंट नजर आ रहा है कि करंट गिवन नहीं है। नहीं है, करंट को इनडायरेक्टली क्या है? गिवन है। करंट को फार्मूला यही यूज होगा, मगर किस तरह? करंट यहाँ पर इनडायरेक्ट गिवन है। करंट की जगह क्या गिवन है? पोटेंशियल और रेजिस्टेंस। तो आप ओहम लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ओहम लॉ किसके इक्वल है? V इज इक्वल टू आई आर। सही, V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट क्या होगा? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो करंट की जगह आप क्या लिख सकते हो? V डिवाइडेड बाय आर। तो इसलिए आप करंट की जगह क्या लिखो? V डिवाइडेड बाय आर। तो पहले आप करंट सिंपल फाइंड करो। सही, या सिंपल करंट की जगह यहाँ पर V डिवाइडेड बाय आर इसको अरेंज करो एंड क्या करो? फाइंड करो। तो मैं सिंपल डायरेक्ट पहले क्या करूंगा? करंट फाइंड करूंगा। तो करंट किसका होगा? पोटेंशियल और रेजिस्टेंस को डिवाइड करो, आपके साथ करंट आएगा। पोटेंशियल क्या है हमारे साथ? 50 वोल्ट, जबकि रेजिस्टेंस क्या है? 10 ओम। ये करंट आपके साथ है। 10 1 जार 10, 10 5 जार। तो करंट आपके साथ क्या आ गया? 5 एम्पेयर क्या आ गया? करंट। सही, इसको आपने याद रखना है। अब मैं इसी फार्मूले को अरेंज करूंगा, एन फाइंड करूंगा। सही है, तो करंट ये टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर करंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई इलेक्ट्रॉन क्या है? किसके साथ? एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड इज इक्वल टू एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके साथ आएंगे कि उस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में कितने होंगे। याद रखना यूनिट का मतलब क्या है फिजिक्स में? यूनिट टाइम का मतलब क्या है? एक सेकंड में, पर सेकंड। यहाँ पर आप पर सेकंड भी आ सकते हैं, एक सेकंड भी आ सकता है, यूनिट टाइम भी आ सकता है। तो इस सब का मतलब क्या है? एक सेकंड में। यूनिट टाइम का मतलब क्या है? टाइम कितना गिवन है आपके साथ? एक सेकंड। तो करंट हमारे साथ क्या आ गया? 5 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है? 1 सेकंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके साथ आएंगे। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 आएगा। जब आप 5 को 1.6 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। याद रखना 5 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3.14। ऑलमोस्ट क्या आएगा? 3.125 और 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा आंसर आपके साथ? 3.125 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर +19। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बन रहा है? 3.12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर +19। सही है ऑप्शन, तो सही है। 3.12 ई का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया भी था कि ई का मतलब है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम।
यहाँ पर E लिखा हुआ है, सही है, C में बोथ लिखा हुआ है, D में नहीं। याद रखना, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि यहाँ पर 19 चार्ज आ रहे हैं, तो यहाँ पर E किसके इक्वल होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। सी क्या है, -19 कूलम, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है 3.125 10⁻+19। तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर 10⁻19 आ रहा है, तो इसलिए ई का जो है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6, सही है, 10⁻⁻19। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सिंपल ए ऑप्शन बन जाएगा, सही है। अब इसके बाद हमारे साथ क्या है, इफ वी डबल, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, सही है, इफ वी डबल द लेंथ ऑफ अ वायर, अगर हम क्या करें एक वायर की लेंथ को क्या कर दे, डबल कर दे, सही है, इसको आपने समझना है, एंड हाफ इट्स एरिया, अगर हम उस एरिया एक वायर हमने ले लिया, सही है, उस वायर के हमने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया, मगर उस वायर की एरिया को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, देन रेजिस्टिविटी विल बी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, सही है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आपसे पूछे कि डबल द लेंथ, लेंथ को डबल कर रहे हैं, उसी तरह फार्मूला क्या था रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। अगर आपने रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है ना, तो रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। क्या बोल रहे हैं आपसे कि लेंथ को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, लेंथ को डबल कर रहा है, एरिया को क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है। तो आप सिंपल इस रिलेशन में फिट कर दो, तो आपके साथ क्या आएगा, रेजिस्टिविटी का रिलेशन आएगा। मगर मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, ना वो लेंथ पर डिपेंड करता है, ना वो एरिया पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि हमने लेंथ को भी फिक्स किया होता है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों में हमने लेंथ और एरिया को फिक्स किया होता है। हमने लेंथ को भी 1 मीटर लिया होता है और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लिया होता है। तो इसलिए याद रखना, कंडक्टेंस हो या कंडक्टिविटी हो या रेजिस्टिविटी हो, वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करते, मतलब वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। चाहे यहाँ पर जितना लंबा स्टेटमेंट आ जाए, लेंथ को 10 गुना बढ़ा दे, एरिया को 10 गुना कम कर दे, मगर फिर भी इस स्टेटमेंट में कई आपको नजर आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, उस वायर को क्या कर रहे हैं, पहले एक वायर सिल्वर का वायर तो उसका एरिया हमने कम कर दिया, फिर दूसरा कॉपर का वायर तो उसका हमने एरिया कम किया। यहाँ पर नेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल वायर है, मतलब यहाँ पर नेचर भी सेम होगा। टेम्परेचर का जिक्र नहीं है, मतलब इस केस में टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ द मटेरियल, वो दोनों सेम है। टेम्परेचर का जिक्र नहीं है, मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। बाकी डायमेंशन, एरिया, लेंथ आप जितना भी बढ़ा दो, कम कर दो, उससे रेजिस्टिविटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी एमसीक्यूज को अगर मैं इस रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी भी लिखूं, तो फिर भी यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए अब मैं क्या लिखूं, इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1:1, मतलब 1:1 की जगह यहाँ पर क्या आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है, या कांस्टेंट की जगह सेम भी आ सकता है। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी चाहे आप लेंथ एरिया को जितना भी डबल करो, क्योंकि वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता ही नहीं, वो डायमेंशन पर डिपेंड करता ही नहीं। तो इसलिए 1:1 या इसकी जगह कांस्टेंट भी आएगा या सेम भी आएगा, सही है। अब इसके बाद नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, अब मैंने क्या लिखा है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, अपने एमसीक्यूज को समझना है। सेमीकंडक्टर, मेटल, एलॉय, ऑल, सही। इससे पिछले मैंने लेक्चर में बताया था कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने किस में बताया कि मेटल और अलॉय में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर किस में मैंने बताया था, मेटल्स में, और इसी तरह एलॉय में मैंने आपको कि अलॉय और एलॉय सिंपल क्या है, मेटल्स का मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं, एलॉय। तो मेटल्स और एलॉय में रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो इसलिए इसका अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सही, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मगर याद रखना, सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर का कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। किस में, सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में। तो इसलिए इसका अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो इसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। जब रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो याद रखना, इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, अल्फा होगा, वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसलिए आपने इसको याद करना है। आपसे सिंपल इस तरह भी रिलेशन पूछा जा सकता है कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, इसी स्टेटमेंट को चेंज करके। किस में, सेमीकंडक्टर में, एलॉय में, मेटल में। तो इसलिए आपको हर किस्म का स्टेटमेंट अपने याद रखना है, ये भी आपने याद रखना है, सही है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होगा, मतलब किसका, सेमीकंडक्टर का होगा, क्योंकि वहां पर रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो इसलिए अल्फा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सेमीकंडक्टर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद हम और स्टेटमेंट लिखेंगे। तो मैं इस साइड पे हो जाता हूं। अब इसी तरह 7 एमसीक्यूज क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय मतलब सिंपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है क्या,
पहला रिलेशन मैंने लिखा है कि सिंपल, इसको आप मिटा लो सीख के। पहला रिलेशन है करंट डिवाइडेड बाय एरिया, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन, सही है। तीसरा रिलेशन क्या है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एरिया एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन। और डी का जो रिलेशन है, डी में मैंने लिखा है आर। याद रखना करंट डेंसिटी का रिलेशन मैंने आपको बताया था कि करंट डेंसिटी का जो रिलेशन है वो ये तमाम आ रहा है। करंट डेंसिटी नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये तमाम फार्मूले। सबसे जो सिंपल फार्मूला है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर आप क्या करोगे, करंट की जगह, करंट किसके इक्वल है, ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर। अगर आप करंट की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, करंट किसके इक्वल है, V डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू, तो करंट की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, V डिवाइडेड बाई आर। तो मैं करंट की जगह क्या पुट कर रहा हूं, V डिवाइडेड, अभी मैं पुट नहीं कर रहा हूं, सही है। अब सिंपल मैं इस फार्मूले से क्या कर रहा हूं, ये आपने याद रखना है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। अभी मैंने आपको बताया कि करंट डेंसिटी किसके इक्वल है, करंट पर यूनिट एरिया, सही, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट डिवाइडेड बाय एरिया, यहाँ पर करंट पर यूनिट एरिया आ रहा है, यानी ये देखो करंट डिवाइडेड बाय एरिया, इसको हम करंट पर यूनिट एरिया कह सकते हैं नहीं। तो इसलिए इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, करंट डेंसिटी, नीचे क्या गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई। ये रिलेशन भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इसको मैंने करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिख लिया। उसी तरह अगर मैं क्या करूं, उसी तरह अगर मैं करंट की जगह क्या पुट करूं, V डिवाइडेड बाय आर ओहम लॉ के मुताबिक, तो V डिवाइडेड बाय आर करंट की जगह आ गया, बाकी वैसे ANE उसी तरह ANE मतलब ये भी उसी तरह आ गया। तो इसलिए तमाम के तमाम रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, ये क्या है, तमाम के तमाम रिलेशन हो सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, सही है। तो ये आपने याद रखना, ये रिलेशन भी है, ये रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट डेंसिटी की फॉर्म है, ये रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल की फॉर्म है, ये रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट किसके, करंट डेंसिटी और पोटेंशियल। तो आपको डेटा मुख्तलिफ किस्म के गिवन हो सकता है। अगर पोटेंशियल गिवन था, रेजिस्टेंस गिवन था, एरिया गिवन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रिलेशन यूज करो। अगर आपके साथ करंट गिवन था, एरिया गिवन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन थे, तो ये यूज करो। अगर आपके साथ करंट डेंसिटी गिवन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन थे, तो सिंपल ये वाला रिलेशन यूज करो। तो तमाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन अपने याद करने। अब इसके बाद चार्ज कैरियर इन इलेक्ट्रोलाइट, ये तमाम तर चार्ज कैरियर आपने याद रखना है। चार्ज कैरियर इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सिंपल क्या है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक सॉल्यूशन है। बैटरी में क्या है, एक सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से करंट क्या करता है, फ्लो करता है। इलेक्ट्रोलाइट ही की वजह से करंट फ्लो करता है बैटरी में। पहला में ऑप्शन मैंने लिखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दूसरा ऑप्शन क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन क्या है पॉजिटिव आयन, चौथा ऑप्शन क्या है नेगेटिव आयन। तीसरा ऑप्शन में पॉजिटिव आयन, चौथे में नेगेटिव आयन। याद रखना इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रोलाइट में किसकी वजह से करंट फ्लो करता है, जिस तरह बैटरी में सॉल्यूशन यूज करते हैं, या आप गैल्वानिक सेल वो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, वहां पर आप सॉल्यूशन डालते हो, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट वो क्या है, आयन में टूट जाता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। जिंक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसी तरह सल्फेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, याद रखना इलेक्ट्रोलाइट में करंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से फ्लो करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से करंट फ्लो करता है। बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आप तमाम याद करने हैं, कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर का भी आ सकता है, लाजमी नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट, मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। जो मेटल्स है मतलब कंडक्टर है, उसमें क्या है, चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सेमीकंडक्टर में आपने याद रखना है कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या है, वहां पर चार्ज कैरियर हमारे साथ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, सही है। अब इसके बाद एम्पेयर इज इक्वल टू, एम्पेयर किसके इक्वल है, सही है। सिंपल आपको फार्मूला पता है, यानी आपको मैंने फार्मूला बताया था कि करंट का फार्मूला किसके इक्वल है, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सही है। तो एम्पेयर किसका, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। तो सिंपल कूलम, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाएगा, कूलम पर सेकंड आ गया या नहीं। तो एम्पेयर किसके इक्वल होगा, तो कूलम पर सेकंड किसके इक्वल है, एम्पेयर का इक्वल है, कूलम पर सेकंड एम्पेयर के इक्वल है, सही। मैंने जगह नहीं छोड़ा तो इसलिए आप यहाँ पर एडजस्ट करो, सही। मुझे पता नहीं था, मैंने जल्दी से एमसीक्यूज लिख लिया, तो इसलिए जगह मैंने नहीं छोड़ा, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, सही है। तो इसलिए करंट का जो फार्मूला है वो किसका है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, सेकंड ऊपर गया तो कूलम पर सेकंड आ गया। तो कूलम पर सेकंड किसके इक्वल होता है, एम्पेयर ही के इक्वल होता है। तो याद रखना एम्पेयर किसके इक्वल होता है, कूलम पर सेकंड। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिंपल फार्मूले को याद रखना है, उस फार्मूले से अपने यूनिट को निकाल देने है, सही है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जिस्ट, याद रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डिस्टेंस पर बहुत ही डिटेल लेक्चर दिए हुए, और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, शायद मैंने अपलोड नहीं किए हुए। वैसे मैंने करंट का, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के तमाम लेक्चर क्या किए, बनाए हैं, मगर मैंने अपलोड नहीं किए।
अब मैं उसको क्या करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या करूंगा, तमाम लेक्चर अपलोड करूंगा। तो वहां पर मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का बहुत ही डिटेल लेक्चर दिया था। वहां पर मैंने बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी कंडक्टर में तब प्रेजेंट होगी जब आप क्या करोगे, वहां पर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा मतलब है कि वहां पर पोटेंशियल, किस तरह मैं यहाँ पर एक कंडक्टर बना रहा हूं, सही है, ये क्या एक कंडक्टर मैंने बना लिया, सही है, एक कंडक्टर, इसको मैंने क्या किया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। सिंपल के इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट मतलब प्रेजेंस करने का मतलब क्या है, ये कंडक्टर है, इसमें जब आप इसको बैटरी के साथ अटैच नहीं करोगे तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है मगर इसमें करंट मौजूद नहीं है। क्यों, हालांकि इस कंडक्टर को जब आप बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते हो, ये कंडक्टर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है मगर फिर भी वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं, फिर भी उसमें करंट मौजूद नहीं होता। क्यों, क्योंकि याद रखना, क्योंकि वो जब कंडक्टर बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। याद रखना, करंट को फ्लो होने के लिए दो शर्तें, याद रखना, ये भी हम एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि करंट को फ्लो होने के लिए दो शर्तें कि किसी भी कंडक्टर में करंट क्या फ्लो करे, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, दूसरा क्या है, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का होना चाहिए। जब मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया तो बैटरी ने क्या किया, इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया। बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देना। मतलब एक साइड क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक साइड पे क्या करेंगे, एक साइड से चार्जेस क्या करेंगे, दूसरे साइड की तरफ मूव करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस फर्क आ गया ना, जिस तरह आप कहते हो नीचे से पानी क्या है, आप मोटर के जरिए नीचे से ऊपर ले जाते हो तो नीचे क्या है, पानी की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। जब ऊपर ले जाओगे एक हाइट की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, तो फिर ऊपर से पानी नीचे खुद ब खुद आ जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर क्या है, मैक्सिमम। तो इसी तरह बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा तो चार्जेस खुद क्या करेंगे, मूव करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पर एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, क्रिएट हो गई। तो इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, किसकी वजह से किस मतलब मौजूद होगी, कब मौजूद होगी, जब क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ ईएफ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मौजूद होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होने का मतलब क्या है, बैटरी आपने अटैच करना है। बैटरी अटैच होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, अप्लाई कर देना। तो मुख्तलिफ फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, सही है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। फिर मैंने लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रेजेंट इन द ऑर्डर ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। मतलब इस तरह मैं तो नहीं कह सकता हूँ बोर्ड एग्जाम में ये एमसीक्यूज आए हैं, एमडीकेट नम्स ईटा की नहीं देख सकता, वहाँ पर मैंने देखे नहीं, मगर ये बोर्ड एग्जाम में आया था, सही है। वहाँ पर क्या ऑप्शन क्या था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी कंडक्टर में ऑर्डर में प्रेजेंट होगी, कितने ऑर्डर में, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। बीटा ऑप्शन क्या है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन क्या है, 0.01 मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन आर। याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन करेक्ट है। 10⁻³ किसके इक्वल होता है, मिली, तो इसलिए मैंने 10⁻³ की जगह क्या लिख लिया, मिली, बाकी मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन भी क्या गया, करेक्ट आ गया। इसी तरह अगर आप इसको मिली किसके इक्वल होता है, 10⁻³ मिली किसके इक्वल है, 10⁻, तो मैंने 10⁻³ क्या लिख लिया, मिली। तो अगर आप मिली को क्या करोगे, सिंपल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो मुख्तलिफ फॉर्म है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है, 0.01 मीटर पर सेकेंड। मगर याद रखना ये ऑल ऑप्शन क्या है, करेक्ट। एक और ऑप्शन, अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो तमाम यूनिट आपने याद रखना है, सेंटीमीटर में भी आ सकता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, सेंटीमीटर, 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है, मैंने सेंटीमीटर की फॉर्म में भी आपके लिए लिख लिया, सेंटीमीटर, बाकी मीटर पर सेकंड, मिलीमीटर पर सेकंड, ये तमाम आपने याद रखने। ये तमाम क्या है, सेम है, सिंपल यूनिट क्या है, कन्वर्जन है, यूनिट आप यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर इसके बाद व्हेन करंट डेंसिटी इज 4 टाइम देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डस्टर किधर गया, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि व्हेन करंट डेंसिटी इज 4 टाइम देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखना, करंट डेंसिटी को 4 टाइम कर दिया, करंट डेंसिटी को 4 गुना बढ़ा दिया। आपसे पूछा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। अब सिंपल मैं इसको अभी मिटा रहा हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, सही है। तो अब क्या करूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। आपसे क्या पूछ रहा है कि करंट डेंसिटी को, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको 4 टाइम कर दे, मतलब 4 गुना बढ़ा दे, तो करंट मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। सिंपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपको नजर भी आ रहा है, मैंने बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तमाम रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही के, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पर करंट डेंसिटी को पढ़ाना है, तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कौन सा रिलेशन लिखूंगा, करंट डेंसिटी वाला ही लिखूंगा। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय एन। ये आपको नजर आ रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट डेंसिटी के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ कि ड्रिफ्ट वी डी, सिंपल यहाँ पर स्मॉल डी भी लिखो तो मसला नहीं है, वी के साथ क्या है, स्मॉल डी लिखते हैं हम अक्सर, क्या है इस तरह स्मॉल डी लिखते हैं, उसका मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। अब
एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं हुआ है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट। ई तो वैसा कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, वो तो वैसे कांस्टेंट। तो जब उसी तरह जब एन कांस्टेंट होगा तो वी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमने करंट डेंसिटी को 4 टाइम कर दिया। अगर आप करंट डेंसिटी को 4 टाइम कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 4 टाइम, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज बढ़ जाएगी तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, अगर एक चीज कम हो गई तो दूसरी चीज भी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, 4 टाइम बन जाएगा। सही है। अब यहाँ पर दूसरा एमसीक्यू क्या लिखा, व्हेन एरिया इज डिक्रीज 4 टाइम, अगर एरिया को 4 टाइम डिक्रीज कर दे, सही है, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी। अब याद रखना ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने तमाम रिलेशन याद रखना। अगर आपको ये रिलेशन याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड, कोई भी एमसीक्यू आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। सिंपल क्या कह रहा है कि एरिया इज डिक्रीज 4 टाइम, अगर एरिया को 4 टाइम क्या करे, डिक्रीज कर दे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। सिंपल आपने फिर से कौन सा रिलेशन यूज करना है, यहाँ पर एरिया का जिक्र है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कौन सा रिलेशन आपने उठाना है, एरिया वाला ही उठाना है। ये रिलेशन या ये रिलेशन दोनों उठाओ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि V इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाई एरिया NE। यहाँ पर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है, इस रिलेशन में भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन। तो आपने तो याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। सही है, ये तमाम रिलेशन आपने याद करने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन। वो आप क्या बता रहे कि एरिया इज डिक्रीज 4 टाइम, अगर एरिया को 4 गुना कम कर दे, एरिया को क्या कर दे, 4 गुना उसने कम कर दिया, तो याद रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। एक चीज को आपने कम कर दिया तो दूसरा चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक मतलब एरिया को जितना गुना आप कम कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो याद रखना 4 टाइम इंक्रीजेस, इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा। सही, क्योंकि एरिया को 4 टाइम डिक्रीज कर दिया, जब एरिया को 4 टाइम डिक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4 टाइम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया में इनवर्स रिलेशन है। इसके बाद इफ 30 एम्पेयर पर मीटर, मतलब 30 एम्पेयर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, या 30 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर आप भी कह सकते हो, एंड नंबर NO का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या गिवन है, 10, मतलब n क्या गिवन है, 10। फाइंड VD, आपसे क्या पूछ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब याद रखना कुछ इस तरह एमसीक्यूज होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, मगर वहां पर आपको डायरेक्ट नहीं गिवन होता है कि ये आपके साथ, अब ये वैल्यू आपके साथ किस चीज की वैल्यू, ये क्या है हमारे साथ, करंट की वैल्यू, करंट डेंसिटी की वैल्यू, किस चीज की वैल्यू। तो याद रखना आपने कुछ चीजें खुद ब खुद आपने याद करनी होती है। किस तरह, मतलब आपने उसको देखकर। अब करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, मैंने बताया कि करंट डेंसिटी किसके इक्वल होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एरिया पर मीटर स्क्वायर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, एरिया डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर किस फॉर्म में गिवन है, एरिया डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसका मतलब आपके साथ ये क्या है, करंट डेंसिटी गिवन है। इनडायरेक्टली आपके साथ क्या गिवन है, करंट डेंसिटी, क्योंकि उसके साथ उसका यूनिट लिखा हुआ है। तो लिखा नहीं है आपके साथ कि ये करंट डेंसिटी है, मगर आपको इससे अंदाजा होना चाहिए कि एरिया डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर ये किसका यूनिट है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी आपके साथ गिवन है और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके साथ गिवन है। तो सिंपल क्या फाइंड करना है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। फिर से मैंने आपको बताया कि तमाम रिलेशन को अपने ज़हन में रखना है। अब आप यहाँ पर कौन सा रिलेशन यूज होगा, सिंपल करंट डेंसिटी गिवन है और n गिवन है, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रिलेशन यूज होगा। सही है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सही है, कि क्या है, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय NE। सही है, ये रिलेशन मैं यूज कर रहा हूँ। अब याद रखना करंट डेंसिटी आपके साथ कितना गिवन है, करंट डेंसिटी आपके साथ गिवन है 30 डिवाइडेड बाय n कितना गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब n कितना गिवन है, 10 गिवन है। E तो वैसे आपको पता है कि E इलेक्ट्रॉन, तो 30 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बन रहा है, 30 डिवाइडेड बाई 10, पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। इसको आप सोल्व भी कर सकते हो, इस तरह फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, फाइनल सॉल्यूशन की फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, तो कोई भी फॉर्म अपने आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है। अब इसके बाद चार्ज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन करंट इज 10 एम्पेयर इन यूनिट टाइम। अब आपने क्या, आपको क्या पूछ रहा है डायरेक्टली, मतलब चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, आपने क्या फाइंड करना है, चार्ज ही फाइंड करना है। करंट आपके साथ 10 एम्पेयर है, यूनिट टाइम है, इन यूनिट टाइम, मतलब टाइम कितना गिवन है, यूनिट टाइम। टाइम क्या है आपके साथ, 1 ही सेकंड। टाइम क्या है, यूनिट टाइम का मतलब क्या है, 1 ही सेकंड। अब याद रखना मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसमें आपने क्या फाइंड करना है, चार्ज। वैसे आपको तो पता है कि करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, या आप इसको चार्ज को क्या लिख सकते हो, NE डिवाइडेड, मुख्तलिफ फॉर्म में लिख सकते हो। ये मैंने आपको बताया भी कि करंट
क्यों मुख्तलिफ फॉर्म में आप चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, फिर वहाँ पर I की जगह आप पोटेंशियल लिख सकते हो कि V डिवाइडेड बाई R। तो इसलिए आप मुख्तलिफ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो डेटा को देकर, सही है। मगर यहाँ पर हमारे साथ क्या गिवन है, करंट और टाइम। तो सिंपल हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, करंट गिवन है, टाइम गिवन है, तो चार्ज आपने फाइंड करना है। तो चार्ज क्या होगा, चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम, सही है। करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आपके साथ चार्ज आएगा। करंट आपके साथ कितना है 10, टाइम क्या है यूनिट टाइम, मतलब 1 ही सेकेंड है टाइम आपके साथ। तो आपके साथ चार्ज क्या बन जाएगा 10 कूलम, सही है, 10 कूलम। तो 10 कूलम यहाँ पर ऑप्शन ए ही क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसके बाद हम और नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एमसीक्यूज नंबर 16। अब ये क्या है, पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है, यूएचएस पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है। नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन इन द गिवन सर्किट। आपने क्या करना है, पॉइंट ए और बी के दरमियान क्या करना है, नेट रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ये यूएचएस का पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है, तो पास्ट पेपर का एमसीक्यूज भी इसमें इंक्लूड है, सही है। अब यहाँ पर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आपने सर्किट को देखना है, याद रखना करंट इस पॉइंट पर आ गया, जाना इस रेजिस्टर से जब करंट ने पास किया, सही। तो जब इस पॉइंट पर करंट आएगा ना, तो करंट के पास दो रास्ते होंगे, वो इस रेजिस्टर से भी गुजरेगा और यहाँ पर भी गुजरेगा। जिधर भी करंट डिवाइड होगा तो उसका मतलब ये है, ये रेजिस्टर और ये तीनों रेजिस्टर, ये रेजिस्टर ये वाला और ये वाला, ये आपस में क्या है, पैरेलल में। तो इसलिए ये 5 वाला रेजिस्टेंस, ये तीनों, यहाँ पर भी करंट जब यहाँ पर आएगा फिर यहाँ पर डिवाइड होगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, फिर जब यहाँ पर आएगा तो सिंपल यहाँ पर, मतलब ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, ये तीनों क्या है, पैरेलल में। क्योंकि आपको नजर आ रहा है इस जंक्शन पर करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है। जब इस पॉइंट पर आएगा यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। तो यहाँ पर आपने समझ लेना है कि 1 2 3 ये तीनों क्या है, आपस में पैरेलल, और ये भी उसके साथ क्या है, पैरेलल। आप पहले ये तीनों सोल्व कर दो, जब इसका आंसर आएगा फिर इसके साथ ये क्या बन जाएगा, सीरीज में। आप किस तरह 5 5 5 पैरेलल में आप रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड कर रहे हो, सिंपल 1 और R इक्विवेलेंस रेजिस्टर किस तरह फाइंड करते हो, आप सिंपल रेसिप्रोकल ऐड करते हो, 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। रेजिस्टर का क्या करो, रेसिप्रोकल ऐड करते हैं जो पैरेलल। मगर एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आप क्या हो, नंबर ऑफ रेजिस्टर हो और हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम हो, नंबर ऑफ रेजिस्टर हो और हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम हो, तो फार्मूला क्या है पैरेलल में, R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई M, सही है। तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरह भी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपके साथ क्या आएगा, ये पैरेलल के लिए शॉर्ट ट्रिक है, जब बहुत सारे रेजिस्टर और हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम हो, जिस तरह यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, ये तीनों क्या है, पैरेलल में। मैं पहले इन तीनों को सॉल्व कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस क्या है 5 और कितने, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर, नंबर ऑफ रेजिस्टर क्या है 3, तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या है, क्या 5 डिवाइडेड बाई 3। तो जो पैरेलल का हमारे साथ आंसर आ गया वो क्या है गया, 5 डिवाइडेड बाई 3। आप इस सर्किट को क्या करो, क्लोज कर दो। याद रखना अब यहाँ पर क्या है गया, इस पॉइंट यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर आपके साथ एक रेजिस्टर अटैच्ड है, सही है। इसी तरह अब ये तीनों रेजिस्टर क्या होंगे, आपने इसको सोल्व कर दिया, इसको आप एक रेजिस्टर के तौर पर एक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये रेजिस्टर आपके साथ क्या गया था, ये रेजिस्टर आपके साथ था क्या गया था 5 डिवाइडेड बाई 3 ओम, और ये आपके साथ क्या है 5 ओम। अब आप करो इस सर्किट को और सोल्व करो, जो रेजिस्टर आप सोल्व करते हो उसको आप एक रेजिस्टर के तौर पर क्या करो, एक्ट करो, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता सर्किट को सिंप्लीफाई फॉर्म की तरफ ले जाओ। तो ये तीनों क्या थे, इसका आंसर आ गया। अब ये और ये आपस में क्या बन गए, सीरीज में बन गए। तो सीरीज में हम सिंपल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, तो सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, सही है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपल आप ऐड करो, सही। 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, तो आपके साथ एलसीएम क्या आएगा 3, एलसीएम क्या आएगा 3, सही है। जब एलसीएम आपके साथ क्या आएगा 3 आएगा, तो सिंपल यहाँ पर क्या है 1 मौजूद है, तो 3 1 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 15, 3 5 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाई 3, 20 डिवाइडेड बाई 3। इसका आंसर क्या आएगा 3 1 3, 3 6 18, 3 1 3, 3 6 18, ऑलमोस्ट 6 18, 2 बच गया, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 6.6 ओम आएगा, सही। अप्रोक्सीमेशन से हल करोगे तो आंसर आपके साथ क्या गया 6.6 ओम। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, 6.6 ओम इसका क्या बन गया, आंसर बन गया, सही है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 17, विच कॉम्बिनेशन ऑफ 7 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम गिव राइज टू द नेट ऑफ 11 ओम। मतलब आपके साथ क्या है 7 रेजिस्टेंस है और हर रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, 2 ओम है। आप इसको इस तरह जोड़ दें कि टोटल रेजिस्टेंस हमारे साथ क्या है 11 आ जाए। ये भी फास्ट पेपर यूएचएस का फास्ट पेपर का एमसीक्यूज है। अब आप इसको किस तरह जोड़ गए, मैं डस्टर को सिंपल उठा, ये आप
मैं इसको अभी मिटा रहा हूं। उसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है, सही। आप इसको इस तरह जोड़ दो कि नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाए, 11 आ जाए। 7 रेजिस्टर है और हर एक की रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम है। पहले हम चेक करते हैं, ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, 2 पैरेलल और 5 सीरीज में, 2 पैरेलल और 5 सीरीज में। तो हम इसको ऐड करते हैं। 2 पैरेलल कितने रेजिस्टेंस है टोटल क्या है 7 और हर एक की क्या है 2 ओम उसकी रेजिस्टेंस है। नेट रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो कितना 2, पहले हम क्या करते हैं 2 पैरेलल में और 5 सीरीज में। 2 पैरेलल मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने अभी फार्मूला बताया कि जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो और क्या हो वो हर एक की रेजिस्टेंस सेम हो तो आप सिंपल शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो, आर इक्विवेलेंस आर डिवाइडेड बाय एन। या सिंपल अगर आप पैरेलल में ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद नहीं है तो आप सिंपल इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। पहले क्या है 2 पैरेलल में, या आप शॉर्ट ट्रिक से भी फाइंड कर सकते हो, उस तरह लॉन्ग मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम में आ रहे क्या और कितने हैं 2, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ गया 1। आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इस तरह भी सोल्व करोगे आंसर क्या आएगा 1, और शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व करोगे 1 आएगा। जबकि 2 पैरेलल और इसी तरह 5 सीरीज में हम सिंपल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को जब फाइंड करते हैं तो सिंपल ऐड करते हैं। 5 सीरीज में हर एक की रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम, तो 5 सीरीज में तो कितने 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 2 3 4 प्लस 5, इसको आप ऐड करो क्या आएगा 2 5 10, या सिंपल 2 आपको 5 दफा ऐड करो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 10 ओम। आप सिंपल इन दोनों को ऐड करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 आ रहा है या नहीं। यहाँ पर क्या था 1 प्लस ये आंसर क्या है 11, सॉरी ये क्या है 10, 1 प्लस 10 आंसर क्या आ गया 11 ओम। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आपके साथ 11 ओम आ रहा है या नहीं। तो जब आप 2 को पैरेलल में जोड़ोगे और 5 को सीरीज में जोड़ोगे, आप दोनों को ऐड करोगे, नेट रेजिस्टेंस निकालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा 11। तो याद रखना 2 को पैरेलल और 5 को सीरीज में जोड़ो तो नेट आंसर क्या आएगा 11। बाकी आप तमाम चेक करो, सही करेक्ट आंसर नहीं आएगा। 3 को पैरेलल में जोड़ा और 4 को सीरीज में, आंसर 11 नहीं आएगा। तो ये फास्ट पेपर यूएचएस का एमसीक्यूज, इसको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इसको अपने भी क्या करना है, एमसीक्यूज क्या करना है, इस तरह एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करना है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 18, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रैंडम कोलिजन। इसके बाद मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद कोलिजन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। आपको मैंने बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब एग्जिस्ट करती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कब आती है, जब आप बैटरी अटैच करते हो। बैटरी अटैच करने का मतलब क्या है, वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं, तो वहां से कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से होगी, मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद द करंट इज 1 एम्पेयर, आपके साथ करंट 1 एम्पेयर है। द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ पंप है 20 वोल्ट, आपके साथ इलेक्ट्रिकल पावर क्या है 20 वाट, 20 वोल्ट नहीं 20 वाट। द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, आपने क्या मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल क्या करना है, फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पर क्या करना है, पावर इज इक्वल टू आई वी। आपको करंट भी गिवन है, पोटेंशियल भी गिवन है, सॉरी करंट गिवन है, पावर गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है। तो सिंपल पावर के तमाम रिलेशन आपने क्या करना है, याद करने। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय करंट, P डिवाइडेड बाय I, सही है। आपके साथ पावर कितना गिवन है 20 डिवाइडेड बाय इसके बाद क्या है, करंट कितना गिवन है 1, तो 20 डिवाइडेड बाय 1, आंसर क्या आएगा 20 वोल्ट ही आपके साथ क्या गया, आंसर है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए 20 वोल्ट इसका क्या बनेगा आंसर। द सिल्वर वायर आपके साथ एमसीक्यू नंबर 20, द सिल्वर वायर्स एंड इट लेंथ, एक सिल्वर वायर्स है, मतलब सिल्वर वायर्स है, उसका लेंथ क्या है। अगर आप उसका लेंथ को एंड इट्स लेंथ इज डबल, अगर आप उसका लेंथ को डबल कर दो एंड इट्स एरिया इज आल्सो डबल, आप उसके एरिया को डबल कर दो, द रेजिस्टिविटी विल बी, रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होगी। आप एरिया को भी डबल कर दो, लेंथ को भी डबल करो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी हमने बताया कि रेजिस्टिविटी क्या है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम क्या नाम देते थे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी दरअसल में क्या है, रेजिस्टेंस है। जिस तरह मैंने बताया डायग्राम, इस पर मैंने डिटेल लेक्चर दिया था। ये क्या है, एक कंडक्टर है, अगर उसका क्रॉस सेक्शनल, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो और उसका लेंथ क्या हो 1 मीटर, तो अगर आप एरिया को क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए कहते हैं, हम डायमेंशन को फिक्स करते हैं, लेंथ को भी हमने फिक्स कर दिया, एरिया को भी हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पर भी यूनिट लेंथ लेते हैं और यूनिट एरिया लेते हैं। तो इसलिए याद रखना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
न डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, मतलब लेंथ और एरिया पर ये डिपेंड नहीं करता। चाहे आप लेंथ को 10 गुना बढ़ा दो, 10 गुना कम कर दो, एरिया को 10 गुना बढ़ाओ, 10 गुना कम कर दो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिर भी वही रहेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पर। यहाँ पर टेम्परेचर कैसे करनी है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। नेचर ऑफ मटेरियल क्या है? सिल्वर वायर्स, मतलब दोनों जो भी वायर्स है वो सिल्वर से बने हुए। नेचर ऑफ मटेरियल भी चेंज नहीं हो रहा है। इस तरह नहीं पूछो कि एक वायर सिल्वर से, दूसरा सिल्वर से बना हुआ है, दूसरा कॉपर से बना हुआ है, फिर नेचर चेंज होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो इस केस में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए 1:1 रहेगा। चाहे आप जितनी भी डबल करो, डायमेंशन पर वो इफेक्ट नहीं करता, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। इसके बाद हम और एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। MCQ number 21. 10 raised power 6 electron are moving through a wire per second. The current developed. आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है पर सेकंड में, टाइम कितना गिवन है? 1 सेकंड। द करंट डेवलप्ड, आपने सिंपल कौन सा रिलेशन यूज करना है? आपको करंट का फार्मूला पता है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और चार्ज किसकी इक्वल होता है? NE। तो इस फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हो कि चार्ज इज इक्वल टू NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपके साथ टाइम भी गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, तो सिंपल इसको यूज करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने है? 10 raised power 6 मल्टीप्लाई बाय E। E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। E पर कितना चार्ज होता है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power -19। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power -19 डिवाइडेड बाय पर सेकेंड। आपको टाइम कितना गिवन है? पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, 10 raised power 6 और 10 raised power -19, तो ये क्या बन जाएगा? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power -13 एम्पेयर। आपके साथ क्या बन जाएगा? आंसर। सिंपल, आपने सिर्फ रिलेशन को याद करना है। कौन सा आंसर होगा? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power -13 एम्पेयर। इसके बाद MCQ नंबर 22. when n resistance each of value r, when n resistance नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, हर एक की वैल्यू क्या है? r कनेक्टेड इन पैरेलल, और तमाम के तमाम किस में कनेक्ट है? पैरेलल में। अब आपने क्या सेकंड स्टेटमेंट में क्या किया? देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज x, और उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो x है। When these n resistance are connected in series, the total resistance is, अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर दें, इसी n रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो तब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? सिंपल, बहुत आसान MCQ है। डस्टर किधर गया? ये डस्टर। आसान MCQ, आपने सिंपल क्या करना है, हम सीरीज में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं? या तो सिंपल तमाम रेजिस्टेंस को ऐड करो, या सिंपल R रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू NR। सही है। आपको बोले अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम क्या करें? सीरीज में कनेक्ट कर दे, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? When n रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके साथ सिंपल क्या होगी? सिंपल, बहुत वेरी सिंपल। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और हर एक की रेजिस्टेंस क्या है? n, तो सिंपल क्या बन जाएगी? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, आपके साथ गिवन क्या है? x, और हर एक की रेजिस्टेंस क्या है? x है, और n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस की जगह क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू n, और एक n ये है, सही है, तो क्या बन जाएगा? n स्क्वेयर, और n रेजिस्टेंस क्या है? हर एक की रेजिस्टेंस क्या है? x, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस n स्क्वेयर x। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके साथ क्या बन जाएगा? n स्क्वेयर x। आपके साथ नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा n स्क्वेयर x। इसके बाद 3 रेजिस्टर ईच हैविंग वैल्यू r, 3 रेजिस्टर है और हर एक की वैल्यू क्या है? r, सही है। r कनेक्टेड, आप तमाम के तमाम कनेक्ट है। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y? इस x पॉइंट, यहाँ पर x और यहाँ पर क्या है? y। इस x और y के दरमियान आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आपको नजर आ रहा है, जब आप क्या करो, इसको बैटरी के साथ अटैच करो, करंट इसमें से गुजरेगा, जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो जो करंट इस पर पहुंचा है तो वही करंट इस रेजिस्टर में से गुजरेगा, जब इस पॉइंट पर आएगा तो करंट इसी रेजिस्टर में से भी गुजरेगा, मतलब करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पर भी पहुंच गया, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। इसी तरह इसी में से जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो इस रेजिस्टर में से भी वही करंट गुजरेगा। करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। जब करंट डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? ये तमाम रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट, और सीरीज में हम रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं? या सब को ऐड करो, या R इज इक्वल टू, तो सिंपल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, कितने टोटल रेजिस्टेंस है? 1 2 3 4 5, तो इनकी जगह क्या लिखो? 5। हर एक रेजिस्टेंस मतलब टोटल 5 रेजिस्टेंस है, तो हर एक की रेजिस्टेंस मतलब क्या है? टोटल 5। कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस? 5। तो मैं अब किस तरह फाइंड करें? R इज इक्वल टू NR। सीरीज में हम रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू NR। सिंपल ये ट्रिक यूज करो, ये शॉर्ट ट्रिक, ये आप सिंपल क्या करो? हर एक की रेजिस्टेंस को ऐड करो, तो टोटल रेजिस्टेंस 5 है और हर एक की रेजिस्टेंस क्या है? R, तो 5 मल्टीप्लाई बाई R,
तो नेट रेजिस्टेंस आपके साथ क्या आ गया 5R आपके साथ नेट रेजिस्टेंस आ गया। अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को यूज़ नहीं करते हो तो सिंपल इस तरह भी फाइंड कर सकते हो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा। उसी तरह आपने क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं करना है तो टोटल क्या करो R प्लस 5 R प्लस R 5 नहीं R 1 2 3 4 प्लस 5, तो ये क्या बन जाएगा, वापस आंसर क्या आएगा 5R। तो आंसर क्या बन गया 5R। तो इस तरह सीरीज में हम टोटल रेजिस्टेंस को सिंपल क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हर रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 5R। और ये यूएचएस में आया भी था। यूएचएस में सिंपल क्या थे, 3 रेजिस्टेंस थे, 1 2 3 इस तरह 3 रेजिस्टेंस थे। मैंने यहाँ पर 2 और ऐड कर लिए, सही। तो ये यूएचएस पास पेपर में आया था। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 24, रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 4 ओम 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपके साथ 3 रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस 2 और एक का 4 और एक का 10 है और सीरीज में कनेक्टेड। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सीरीज में कनेक्टेड। द करंट इन 4 ओम, याद रखना कि जो रेजिस्टेंस है 4 ओम है, 4 ओम में जो करंट है वो क्या है 0.6 एम्पेयर। द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। आपसे ये पूछ रहा है कि 4 ओम रेजिस्टर से, जो 4 ओम रेजिस्टेंस है उससे करंट कितना गुजर रहा है 0.6 एम्पेयर। तो 10 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट गुजरेगा। आपको एक बात बताए कि सीरीज में सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट है, सीरीज में तो करंट सेम रहता है। चाहे अगर 4 एम्पेयर से 0.6 4 ओम रेजिस्टेंस से अगर 0.6 गुजरा था तो 3 4 तमाम से 0.6 एम्पायर गुजरेगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्या 4 एम्पायर से भी क्या गुजरेगा 10 ओम रेजिस्टेंस से भी क्या गुजरेगा 0.6 एम्पायर। जो 4 ओम से गुजर रहा है वही 10 ओम से भी वही करंट गुजर, क्योंकि सीरीज में तमाम के तमाम रेजिस्टेंस की सीरीज में जो करंट क्या है, तमाम का तमाम करंट क्या होता है सेम होता है। जो हर एक रेजिस्टर को क्या होता है सेम ही करंट मिल रहा होता है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 25 आपसे क्या पूछा हुआ है कि V वर्सेस I का हमारे साथ ग्राफ गिवन है जो, और इसी तरह आपको 2 स्लोप A और B गिवन है। आपसे क्या पूछा है कि इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या करो फाइंड करो। सिंपल फर्स्ट आपने ये देखना है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप हम किस तरह फाइंड करते हैं, y क्वांटिटी को x क्वांटिटी पे डिवाइड करो। सिंपल इसका जो स्लोप है या ग्रेडियंट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, V डिवाइडेड बाई I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो बात आपको समझ आएगी। तो आपसे रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो अपने रेजिस्टेंस ही क्या रेशियो क्या करना है फाइंड करना है। आपने सबसे पहले स्लोप को देखना है, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सबसे पहले अपने स्लोप को देखना है। अब यहाँ पर सिंपल आपकी इस तरह ग्राफ से इस तरह रेशियो के एमसीक्यूज आ जाए, आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी इस तरह जो रेशियो के क्वेश्चन आप अगर आपसे आ गए तो अपने सिंपल स्लोप हम किस तरह फाइंड करते हैं, tan थीटा से। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्लोप हम किससे फाइंड करते हैं, tan थीटा से फाइंड करते हैं, सही है। यहाँ पर हमारे साथ मैं रेशियो बना रहा हूँ, एक का 60 है और दूसरे का क्या है 30, दूसरे का क्या है दूसरे का 30, मैंने यहाँ पर गलत लिख लिया, दूसरे का क्या है 30 डिग्री। थोड़ा मैं ग्राफ को बड़ा बनाऊँ, सही है। ये ग्राफ A और ये B, A का 60 डिग्री और B का क्या है 30 डिग्री, ये A है और ये B है, सही है। आपसे स्लोप मांग रहा है, स्लोप आप किस तरह फाइंड करोगे, सिंपल स्लोप किसके इक्वल है tan थीटा, tan थीटा के इक्वल है, यानी स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप किस तरह फाइंड करोगे स्लोप, सिंपल स्लोप ऑफ किस तरह, रेजिस्टेंस RA डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ RB। तो ये किसके इक्वल है, आप इस तरह भी लिख सकते हो tan थीटा A, tan थीटा इसके जगह स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप हम किस तरह फाइंड करते हैं tan थीटा। तो यहाँ पर A का क्या है tan थीटा 30 डिग्री, इसी तरह RB हमारे साथ क्या है, RB के नीचे क्या है RA हमारे साथ क्या है 60 डिग्री, RA क्या है 60, मैं गलत लिख लिया, RA क्या है 60 डिग्री। इसी तरह स्लोप ऑफ RB, ये स्लोप किसके इक्वल है tan थीटा, तो tan थीटा आपको कितना गिवन है RB का 30 डिग्री, सही है 30 डिग्री। अब 60 या अगर आप इसको फाइंड करोगे ना तो इसके साथ tan 60 किसके इक्वल है, ऑलमोस्ट tan 60 अगर आप कैलकुलेटर में पुट करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, इसका जो आंसर आएगा, कैलकुलेटर किधर गया, tan 30 किसके इक्वल है tan 60 किसके इक्वल है √3 डिवाइडेड बाय, जबकि tan 30 किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय √3, सही है।
ये कैलकुलेटर में आप क्लिक करोगे तो ये आंसर आएगा। ये √3 क्या है, डिवाइड, ये ऊपर जाएगा तो इसलिए √3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइडेड बाई नीचे 1, तो अंडर का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आंसर क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर क्या आ गया 3:1, तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आ गया 3:1 आ गया। सही है, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आ गया 3:1। अगर मैं इस एमसीक्यूज को उलट कर दूं, तो ये तो आपको समझ आएगा, आप इसको नोट भी कर सकते हो। इसी एमसीक्यूज को अगर मैं क्या करूं, उलट कर दूं, किस तरह, वी आप वी इसी तरह। अगर मैं आपसे पूछूं, अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आप कंडक्टेंस का रेशियो फाइंड करो, GA to GB, ये क्या है, जी हम रिप्रेजेंट क्या है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है। सही है, तो अब इसका स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, V वर्सेस I। तो आपसे रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया 3:1, तो आपने सिंपल क्लिक कर दिया। अगर आपसे पूछे कि कंडक्टेंस का रेशियो फाइंड करो, इसका स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस, स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपसे रेशियो भी किस चीज का मांग रहा है, रेजिस्टेंस का। तो आपने आंसर जो आ गया वही आपने पुट कर देना है, वही आपका आंसर होगा। मगर आप कंडक्टेंस का पूछ रहे हैं, अब ये आंसर आपने क्या कर देना है, ये 3:1 रेजिस्टेंस के रेशियो का। अगर कंडक्टेंस का आपसे पूछे तो ये क्या होगा, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आ गया आपके साथ 3 डिवाइडेड बाई 1, जबकि कंडक्टेंस का रेशियो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो अपने रिवर्स कर देना है, तो अपने क्या कर देना है, सिंपल रिवर्स कर देना है। सही है, समझ आ गया, कंडक्टेंस का पूछा गया था तो आपने आंसर को रिवर्स कर देना है, सिंपल आंसर को रिवर्स कर देना है। इसके बाद यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट आपके साथ क्या है, मैंने आपको बता दिया कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस के यूनिट होंगे उसको आप सिंपल रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, वो किसके यूनिट बन जाएंगे, कंडक्टेंस। याद रखना, पर वोल्ट एम्पेयर, पर ओहम, मोहो, साइमन, आल, याद रखना ये तमाम के तमाम किसके यूनिट है, कंडक्टेंस के यूनिट है, क्योंकि ये तमाम के तमाम किसके यूनिट होंगे अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे। यहाँ पर क्या है, जिस तरह मैंने आपको रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, वोल्ट डिवाइडेड बाय, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बन गया वोल्ट, और करंट का यूनिट क्या है एम्पेयर, पर एम्पेयर। इसको मैंने उलट कर दिया, पर वोल्ट और एम्पेयर, ये किसका बन गया, कंडक्टेंस। तो ये तमाम तर यूनिट मैंने क्या कर दिए, यूनिट क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, मैंने रिवर्स कर दिए, तो ये तमाम यूनिट क्या है, कंडक्टेंस के, आपने याद रखना है। आप इसको वापस रिवर्स कर दो, ये किसके बन जाएंगे, रेजिस्टेंस। जिस तरह रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओहम, मैंने ओहम को क्या कर दिया, उल्टा लिख लिया, मोहो, ये भी क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस का यूनिट। या सिंपल आप इसको इस तरह रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो, ये भी क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस का यूनिट। तो ये तमाम कंडक्टेंस के यूनिट है, मैंने सिंपल रेजिस्टेंस के यूनिट को उलट कर दिया। तो आप रेजिस्टेंस के यूनिट को याद कर दो, उसको सिंपल रिवर्स कर दो, तो किसके बन जाएंगे, कंडक्टेंस। साइमन भी क्या है, कंडक्टेंस का यूनिट। इन कंडक्टर, याद रखना कंडक्टर में, कंडक्टर हमारे साथ क्या है, मेटल्स है। सही है, कंडक्टर मेटल में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद जो करंट को कंडक्ट करते हैं, तो कंडक्टर भी क्या है, करंट को कंडक्ट करते हैं, क्या है, मेटल्स है। इन कंडक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, नन। याद रखना कंडक्टर में रेजिस्टेंस का टेंपरेचर के साथ कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। याद रखना मेटल्स हो गए, कंडक्टर्स हो गए, तो उसमें रेजिस्टेंस का टेंपरेचर के साथ कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आपने याद करना है, रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। आपसे थोड़ा एमसीक्यूज को क्या क्या चेंज करके उसी तरह यही फॉर्म में पूछा हुआ है, जो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या पूछा है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस कम होता है, इंक्रीज विद टेंपरेचर। मतलब आपसे ये पूछ रहा है, इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में क्या पूछा है कि रेजिस्टेंस और टेंपरेचर का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कौन सा टेंपरेचर है, कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। रेजिस्टेंस और टेंपरेचर का इनवर्स रिलेशन। आप टेंपरेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब कौन से इस तरह मेटल है जिसमें रेजिस्टेंस का टेंपरेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, ये आपसे पूछ रहे हैं। जर्मेनियम है जिसको हम GE से, सिलिकॉन है जिसको हम SI से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मिस्टर है या आल है। याद रखना इन तमाम में रेजिस्टेंस का टेंपरेचर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो आपने याद करना है कौन से मेटल जिसमें टेंपरेचर का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कौन से ऐसे मेटल्स है या सेमीकंडक्टर्स है जिसमें रेजिस्टेंस का टेंपरेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इनमें तमाम रेजिस्टेंस का टेंपरेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब याद रखना टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये किसके इक्वल है, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा। मतलब ये क्या है, टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और ब्रैकेट में डेल्टा टी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 80 डिग्री, ये भी रेजिस्टेंस 80 डिग्री। अगर आपसे पूछा गया R0 का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस 80 डिग्री, और अल्फा क्या है, टेंपरेचर कोएफिशिएंट, और डेल्टा की है, डेल्टा टी क्या है, चेंज टेंपरेचर। अगर आपको चेंज इन टेंपरेचर गिवन था, टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन था, मैं सिंपल बता रहा हूँ, इस तरह से भी एमसीक्यूज आते हैं। अगर रेजिस्टेंस 80 डिग्री, मतलब आपसे पूछ रहा है कि 0 डिग्री पर ये रेजिस्टेंस, आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस 80 डिग्री या न्यू टेंपरेचर पर रेजिस्टेंस क्या होगी, तब आपने ये रिलेशन यूज करना है। ये रिलेशन ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर आपने इनमें से क्या करो, रेजिस्टेंस 80 इज इक्वल टू आर नोट, रेजिस्टेंस 80, रेजिस्टेंस 80 डिग्री। आप आर नोट को क्या करो, कॉमन ले लो। तो ये अगर आपने आर नोट को मतलब रेजिस्टेंस 80 डिग्री कॉमन ले लिया तो इस रिलेशन से ये रिलेशन बन जाएगा, रेजिस्टेंस 80 डिग्री इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 80 डिग्री, ब्रैकेट में 1 प्लस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। सी है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह दोनों बोथ ऑप्शन क्या होंगे, सेम होंगे। ये सिंपल रिलेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, क्या आपसे क्या पूछा है कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होगा। आप सिंपल इस रिलेशन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर मैंने डिटेल लेक्चर दिया था, हर पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। तो इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है, पर केल्विन। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका एसआई यूनिट क्या है, पर केल्विन। अब यहाँ पर एक और एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। लेंथ रेशियो ऑफ सिल्वर वायर इज 2:1। आपको लेंथ रेशियो गिवन है 2:1 एंड देयर डायमीटर रेशियो इज 4:1। डायमीटर रेशियो क्या है, 4:1। और रेजिस्टिविटी मैंने आपको सिंपल बताया था कि रेजिस्टिविटी किस चीज़ पर, चाहे रेजिस्टिविटी हो चाहे कंडक्टिविटी हो, वो दोनों किस चीज़ पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पर। यहाँ पर टेम्परेचर का जिक्र नहीं है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पर दोनों वायर किससे बने हुए हैं, सिल्वर के, नेचर भी सेम है। तो अब याद रखना, ये लेंथ पर और डायमीटर पर, इस पर, एरिया पर ये डिपेंड करता ही नहीं है, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी। अगर यहाँ पर इस एमसीक्यूज में इस रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी भी पूछी गई तो तब भी आंसर सेम आना था। अब मैं आंसर बता रहा हूँ, रेजिस्टिविटी चाहे लेंथ रेशियो जो भी गिवन हो, डायमीटर रेशियो जो भी गिवन हो, एरिया रेशियो जो भी गिवन हो, मगर अगर क्या है, दोनों सिल्वर वायर ही से बने हुए, नेचर क्या है, सेम है, वायर का नेचर सेम है और टेम्परेचर का जिक्र नहीं है, मतलब टेम्परेचर भी सेम है, तो इन दोनों पर रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी तो डिपेंड करती है। मगर हमारा क्वेश्चन रेजिस्टिविटी का है, तो इसे रेजिस्टिविटी इन दोनों पर डिपेंड कर रही है, वो दोनों चीज़ें क्या है, कॉन्स्टेंट। तो बाकी आप जो चीज़ें क्या करो, 10 गुना बढ़ाओ, कम करो, रेशियो दे दो, जो भी होगा उससे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर रेशियो क्या आएगा, 1:1। फिर इसके बाद और क्वेश्चन, लेंथ रेशियो ऑफ सिल्वर वायर इज 4:3। आपको सिल्वर वायर की रेशियो 4:3 गिवन है एंड देयर रेडियाई रेशियो क्या है, 3:1। देन रेजिस्टेंस रेशियो विल बी, आपको रेजिस्टेंस रेशियो क्या होगी, रेजिस्टेंस रेशियो सिंपल आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, ये फार्मूला आपको पता है भी है। अब आपसे क्या गिवन है, लेंथ रेशियो गिवन है और रेडियाई रेशियो क्या है गिवन। तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, रेजिस्टेंस का एरिया के साथ कौन सा रिलेशन, इनवर्स। तो आप इस तरह क्या बना सकते हो, R1 डिवाइडेड बाई R2। आपसे क्या पूछा है, रेजिस्टेंस रेशियो। यहाँ पर इस तरह भी पूछा जा सकता है कि R1 to R2 रेशियो बताओ, रेशियो का मतलब ये है, सही है। तो R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो रेशियो भी क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा, L1 डिवाइडेड बाई L2। जबकि एरिया के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, तो एरिया के साथ इसका क्या आ जाएगा, A2 डिवाइडेड बाई A1। आपको क्या गिवन है, रेशियो गिवन है, रेडियाई क्या रेशियो गिवन है और लेंथ का रेशियो गिवन है, तो ये एक रेशियो बन गया। मैंने जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का लेक्चर है वहाँ पर मैंने ये तमाम रेशियो डिस्कस किए थे, तो ये रेशियो क्या गया, एरिया की फॉर्म में और लेंथ की फॉर्म में आएंगे। अब दूसरा रेशियो किस तरह होगा, उसी तरह रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर एरिया। एरिया किसके इक्वल होता है, याद रखना, एरिया, अब मैं तमाम फार्मूले लिख रहा हूँ, ये आपने याद करने। एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर। तो आप उसी तरह रेजिस्टेंस का एरिया के स्क्वायर मतलब रेडियस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस का एक और रेशियो बन जाएगा, रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू L1 लेंथ के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, L2 रेजिस्टिविटी तो वैसे कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 इनका होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस पर स्क्वायर है। तो दूसरा रेशियो आपके साथ आ गया। अब इसके बाद मैं इसको क्या, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, सही है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। अब तीसरा यहाँ पर हमारे साथ रेडियाई रेशियो गिवन है, रेडियाई का तो ये आ गया, सही है। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, सही है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। फिर ये एक और रिलेशन में भी बताऊंगा, सही है, कि रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय R2 अपने रेजिस्टेंस की रेशियो बतानी है। उसी तरह लेंथ का रेशियो क्या गिवन है, 3:1। लेंथ का रेशियो क्या है, 3:1। तो मैं 3:1 जो यहाँ पर मैंने रेशियो निकाला है 3:1 मैंने लिख लिया। L1 मतलब यहाँ पर L1 क्या है 3 और L2 क्या है 1, तो 3:1। इसके बाद एंड इस वायर सॉरी 3:1 नहीं है, लेंथ रेशियो ऑफ सिल्वर वायर इज 4:3। लेंथ रेशियो क्या है 4:3, सही है, मैं 4:3। L1 4 है, L2 क्या है 3 एंड देयर रेडियाई रेशियो मतलब उसका रेडियस का रेशियो क्या है 3:1।
अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, 3:1 लिखूँ ना, याद रखना ये गलत होगा, ये क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पर 3 क्या है, R1 और 1 क्या है, R2। यहाँ पर रेजिस्टेंस का रेडियस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पर रिलेशन किस तरह बन जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय R1 का होल स्क्वायर। मतलब इस इंडिविजुअल के ऊपर भी आप स्क्वायर लिख सकते हो या होल स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो इसलिए रिलेशन क्या बन जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय R1। तो आपने रेशियो क्या लिखनी है, 1 डिवाइडेड बाई 3 और होल स्क्वायर। उस रेशियो को इन्वर्स कर देना है, क्योंकि रेशियो R2 डिवाइडेड बाई R1, रेशियो में क्या आ रहा है, रेडियस R2 डिवाइडेड बाई R1 और होल स्क्वायर। तो सिंपल 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 का तो 1 स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9, 4 1 ज़ा 4, 3 9 ज़ा 27। तो ये क्या बन गया आपके साथ, आंसर बन गया। सही, ये क्या बन गया, आंसर बन गया। इस तरह रेशियो के क्वेश्चन आएंगे सिंपल, ये क्या बन जाएगा, अल्फा, इसका आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद मैंने बताया कि आप एरिया इसको डायमीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसी तरह ये रेजिस्टेंस के रेशियो में बता रहा हूँ, इस तरह रेशियो के क्वेश्चन आते हैं कि रेजिस्टेंस का रेशियो बताओ इज इक्वल टू, उसी तरह आपने ये रेशियो को भी याद रखना है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल और क्या है। अगर मैं इस फार्मूले को क्या करूँ, इसी फार्मूले को अब मैं क्या करूंगा, इसी रेडियस जो मैंने रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखा है, अब मैं इसको डायमीटर की फॉर्म में लिखूंगा। उसी तरह रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रो एल ओवर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ओवर 4। सही, क्योंकि रेडियस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू डी बाई 2। अब डायमीटर को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। सही है, तो इसलिए डी बाई 2, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, डी बाई 2 आ जाएगा। किस तरह डी बाई 2 आ जाएगा, सिंपल मैं आपको समझाऊं, रो एल डिवाइडेड बाई आर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह में क्या पुट कर रहा हूँ, डी बाई 2, तो आर स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, डी बाई 2, और आर का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर। सही है, डी स्क्वायर ओवर 4। सही है, तो रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला आ गया हमारे साथ। मैं यहाँ पर आपको रेशियो बता रहा हूँ, इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। सही है, कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 रो एल डिवाइडेड बाई 5 डी स्क्वायर। ये रेजिस्टेंस का फार्मूला बन गया डायमीटर की फॉर्म में। तो इस तरह आप यहाँ पर और रेशियो बना सकते हो, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू क्या है, अगर डायमीटर का रेशियो गिवन था, लेंथ का रेशियो गिवन था, तो फिर किस तरह रेशियो बन जाएगा, उसी तरह L1 डिवाइडेड बाई L2 मल्टीप्लाई बाई D2 डिवाइडेड, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, D2 डिवाइडेड बाई D1 और डायमीटर पर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। सही है, तो इस तरह आपने ये रेशियो को भी याद करना है, ये एरिया वाला रेशियो को भी याद करना है, लेंथ वाला रेशियो मतलब रेडियस का रेशियो गिवन है, तो इस तरह अगर एरिया का रेशियो गिवन था लेंथ के साथ, अगर डायमीटर का रेशियो गिवन था तो लेंथ के साथ सिंपल वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पर आंसर पुट कर देना है, आपके साथ आंसर आएगा। सही है, तो यहाँ तक हो गया हम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 33 एमसीक्यूज हमने क्या लिखा है कि अ मेटल वायर इज स्ट्रेच एंड देयर लेंथ इज 4 टाइम। अब एक मेटल वायर है, सही है, अगर आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, फोर्स लगा कर, मतलब फोर्स लगाकर उसने क्या, आपने क्या किया, उसके लेंथ को 4 टाइम क्या कर दिया, आपने इंक्रीज कर दिया, देन रेजिस्टेंस विल बी। आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आपको ये फार्मूला पता भी है कि क्या है, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। और ये आपको पता भी है कि रेजिस्टेंस का एरिया के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, और रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ, सॉरी मैंने क्या बोला, एरिया, तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, रेजिस्टेंस का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। क्या मैंने बोला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसी तरह रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये तो आपको पता होना चाहिए। सी, अब यहाँ पर आपने बताया कि लेंथ को 4 टाइम बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगी, याद रखना, फिर से बता रहा हूँ, आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, मतलब 4 ऑप्शन की तरफ, कि रेजिस्टेंस लेंथ 4 गुना बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी 4 गुना बढ़ जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर ये एमसीक्यूज क्या था, यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज किया, स्ट्रेच का वर्ड यूज किया। अगर फोर्स यहाँ पर लगाया था कि मेटल वायर इज फोर्स टू डबल इट्स लेंथ, स्ट्रेच की जगह फोर्स का वर्ड भी यूज किया था, तो फिर भी क्या आएगा, सेम। अगर स्ट्रेच या फोर्स का वर्ड यूज किया था, अक्सर स्ट्रेच का वर्ड यूज करते हैं, वो स्ट्रेच करता है फिर उसकी लेंथ को डबल कर देता है। फिर याद रखना, फिर रेजिस्टेंस का ये लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, फिर रेजिस्टेंस का क्या होगा, फिर वहां पर जब स्ट्रेच करते हैं, वहां पर फोर्स करके वहां पर लगाते हैं, फिर लेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो उस केस में याद रखना, उस केस में वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट, वी क्या रहेगी, कांस्टेंट। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। जब आप स्ट्रेच करके उस वायर पर फोर्स लगा करके उसकी लेंथ को डबल करते हो, तब वो वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अगर आपने लेंथ को वहां पर डबल कर दिया तो उस वायर का एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किस तरह,
अब मैं पहले ये एमसीक्यूज बता, बाद में ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह एमसीक्यूज किस तरह सोल्व करते हैं। पहले मैं आपको उसका कंसेप्ट दूंगा किस तरह। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ, उसने कितना गुना बढ़ा दिया 4 टाइम। और मैंने आपको बताया जब स्ट्रेच का वर्ड यूज किया जाए या फोर्स का वर्ड यूज किया जाए तब उसका मतलब ये है, तब वो अगर लेंथ जितनी गुना बढ़ जाएगी मतलब फिर टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि स्ट्रेच का वर्ड अगर यूज किया ना तो तब वो टोटल वॉल्यूम उस वायर का क्या रहेगा कांस्टेंट। अगर वो लेंथ को 10 गुना बढ़ा दे तो एरिया 10 गुना कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि तो टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ को कितना बढ़ा रहे हैं, लेंथ को 4 टाइम, तो 4L लेंथ 4 गुना बढ़ गया, मगर याद रखना एरिया क्या हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा, एरिया 4 गुना कम हो जाएगा। तो 4 के साथ कैंसिल, वापस वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट। वॉल्यूम किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो अब रेजिस्टेंस में इसी फार्मूले से इसका आंसर लाऊंगा, सही बाद में ट्रिक भी बताऊंगा। रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ को कितना गुना कर दिया 4 डिवाइडेड बाय, मैंने आपको बताया बी कि लेंथ और एरिया दोनों क्या है डायरेक्ट रिलेशन में भी है। लेंथ और एरिया डायरेक्ट, यहाँ पर क्या है लेंथ और एरिया, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल है, वॉल्यूम के इक्वल है। इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल है, वॉल्यूम। तो याद रखना लेंथ और एरिया का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मेरा मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा अगर स्ट्रेच का वर्ड यूज किया था। तो रेजिस्टिविटी 4L, तो एरिया लेंथ 4 गुना बढ़ गया तो एरिया 4 गुना कम हो जाएगी, तो ये 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह रेजिस्टिविटी, तो 4 रेजिस्टिविटी लेंथ और ये 4 जाकर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय एरिया। ये रो एल और ए ये तो किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के इक्वल है, यानी मैंने आपको बताया रो एल और ए ये रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो गया 16 टाइम, रेजिस्टेंस क्या बन गया 16 टाइम बढ़ गया। न्यू रेजिस्टेंस क्या बन गया 16 टाइम बढ़ गया। तो समझ आ गया किस तरह करना है। अब इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सही। इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हो, मैं मिटा रहा हूँ, सही है इसको। अब शॉर्ट ट्रिक सिंपल क्या है इसका, अगर वो स्ट्रेच या फोर्स का वर्ड यूज करे तो आपने रेजिस्टेंस का लिए शॉर्ट एन स्क्वायर में रेजिस्टेंस एन स्क्वायर आर, सही है। किस तरह, अगर वो आपसे कहे कि मैंने लेंथ को 4, एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ टाइम्स, अगर उसने बताया कि 4 टाइम्स हमने लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो सिंपल एन की जगह क्या पुट कर लेना 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू आर। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी 16 टाइम। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन 16 टाइम। अगर मैं यहाँ पर 4 टाइम की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्या मेटल वाल स्ट्रेच एंड देयर लेंथ इज डबल मैंने कर दिया, तब रेजिस्टेंस क्या होगी। तो आपने ट्रिक यूज करना है स्ट्रेच की केस में। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डबल कर दिया तो एन स्क्वायर की जगह डबल आएगा, रेजिस्टेंस तो 4, फिर लेंथ क्या हो जाएगी 4 टाइम क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर 4 टाइम की जगह 3 टाइम लिखा हुआ था तो फिर अगर आपसे पूछे लेंथ को 3 गुना बढ़ा दे, उसको वायर को स्ट्रेच करके फिर लेंथ को 3 गुना बढ़ा दे हम, तब रेजिस्टेंस क्या होगी। सिंपल वही ट्रिक आपने यूज करना है। एन स्क्वायर नंबर ऑफ टाइम 3 गुना आपने बढ़ा दिया, 3 का स्क्वायर आर, तो 9 टाइम न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो इस तरह आपने याद रखना है स्ट्रेच का वर्ड। इसके बाद इसका केस में क्या होगा, 4 टाइम बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 16 टाइम क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, मतलब स्क्वायर के साथ रिलेशन है, आप ये कह सकते हो स्क्वायर के साथ। तो आपने ये ट्रिक याद रखना है। इस केस में स्ट्रेच की केस में रेजिस्टेंस का लेंथ के स्क्वायर के साथ रिलेशन है, सही है। तो इसलिए ये ट्रिक आपने याद रखना है, रेजिस्टेंस को एन स्क्वायर आर स्ट्रेच की केस में। सिंपल ये ट्रिक आपने ध्यान रखना है। टाइम भी आपका क्या हो जाएगा सेफ हो जाएगा। जितने टाइम लेंथ को बढ़ा देगा इसकी जगह पुट कर देना, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी उतनी टाइम बढ़ जाएगी, दुगुना बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज, ये रेजिस्टिविटी क्या है रो गिवन है आपके साथ। इट्स रेजिस्टेंस इज 6 ओम, ये क्या है ओम, ये क्या है 60 नहीं है 6 ओम। ये रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम में क्या है, इस पर यूनिट यहाँ पर यूनिट लिख रहा हूँ। एंड वॉल्यूम इज 6 मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या है 6 मीटर क्यूब। द लेंथ विल बी, अब आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। आपको ऐसा रिलेशन आप देखना है जिसमें वॉल्यूम आ रहा हो, लेंथ आ रहा हो और रेजिस्टिविटी भी आ रहा हो, रेजिस्टेंस भी आ रहा हो। अब ये रिलेशन हम किस तरह ड्राइव करेंगे, सिंपल आपने किस तरह करना है उसी तरह अब मैं क्या कर रहा हूं उसी तरह। यहां पर एक रिलेशन, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ये फार्मूला आपको हर हाल में आना चाहिए। अब यहां पर क्या बता रहे हैं वॉल्यूम, अब मैंने किसी तरह इस फार्मूले में वॉल्यूम क्या करना है ले आना है। तो अगर मैं इस फार्मूले से लेंथ को मल्टीप्लाई भी करूं डिवाइड भी करूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, फर्क क्योंकि मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ डिवाइड करो वापस कैंसिल हो जाएगा वही रिजल्ट। ये अक्सर जब भी आप मैथ में रिलेशन करते हो तो हम जब कोई चीज़ जब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर रहे हो डिवाइड भी कर रहे हो तो इसका आंसर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 3, अगर मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई भी करूँ डिवाइड भी करूँ आंसर फिर भी सेम आएगा। अब मैं 2 3 जार 6 आएगा, 3 3 जार 9, आप इसको डिवाइड भी करो 3 से डिवाइड करो 3 2 जार 6,
3 3 जार 9। आंसर वापस भी 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, यानी 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या था हमारा रियल आंसर क्या था 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर भी 3 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, मतलब इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर 3 आपने डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, इक्वेशन पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो इसी तरह मैंने लेंथ यहाँ पर डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, मतलब मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, इक्वेशन पर कोई भी असर नहीं होगा। सही है, तो ठीक है, ये क्या बन जाएगा रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेजिस्टिविटी लेंथ स्क्वायर, और एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अभी मैंने आपको बताया था जब एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वॉल्यूम बन जाता है। ऐसा फार्मूला हमारे साथ आ गया जिसमें वॉल्यूम भी आ रहा है, रेजिस्टिविटी भी आ रहा है, लेंथ भी आ रहा है, रेजिस्टेंस। तो एक नया रिलेशन हमारे साथ आ गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ये रिलेशन भी आपने याद रखना है, अपने नोट्स में लिखना है कि रेजिस्टेंस के मैंने एरिया की फॉर्म में, डायमीटर की फॉर्म में, रेडियस की फॉर्म में, अब ये वॉल्यूम की फॉर्म में रेजिस्टेंस का एक नया रिलेशन है। अब आपने सिंपल क्या करना है, लेंथ को फाइंड करना है। अब आपके साथ रिलेशन आ गया तो आप इसको फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, लेंथ। तो रेजिस्टेंस इज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एल स्क्वायर। सही, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो। रेजिस्टेंस कितना गिवन है 6 ओम, वॉल्यूम कितना गिवन है 6 मीटर क्यूब, रेजिस्टिविटी कितना गिवन है, सिंपल रेजिस्टिविटी यहाँ पर। सही है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 6 ओम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम भी 6 है, नीचे क्या रेजिस्टिविटी सिर्फ ये गिवन एल स्क्वायर। सही है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सही है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। सही है, रेजिस्टिविटी। अब एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब दोनों साइड पे अंडर रूट ले लो, दोनों साइड पे आप अंडर रूट लोगे ना तो अंडर रूट का स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल। मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, अभी इसको क्या कर रहा हूँ, सही, आप इसको नोट भी कर सकते हो, नोट कर लो, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। सही, ये क्या मैंने मिटा लिया, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी। तो इस साइड पे भी अंडर रूट ले लो, इस साइड पे भी अंडर रूट ले लो, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 36 का स्क्वायर क्या बनता है, सिंपल यहाँ पर 36 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 बन जाएगा। सही, तो आंसर क्या बन जाएगा, एल इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी अंडर रूट। ये क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। सही, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में रेजिस्टिविटी, इसका क्या बन गया आंसर। सिंपल अपने रिलेशन को याद करना है, बाकी तो मैथमेटिकल आप खुद भी कर सकते हो, मतलब वो प्लस करो डिवाइड करो तो आप खुद भी कर सकते हो। इसके बाद व्हेन अ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस इज आर, कोई भी वायर है उसका रेजिस्टेंस आर है, एंड कट इनटू 4 इक्वल पार्ट। एक वायर है उसको क्या किया है, 4 इक्वल हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एंड इट्स रेजिस्टेंस बिकम 1/4, और उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1/4 हो गया। सही है, हर हिस्से का रेजिस्टेंस क्या हो गया, R/4 क्या हो गया, क्योंकि आपने एक वायर ले लिया। सही है, मैं यहाँ पर इसको डिराइव आपको बता रहा हूँ। सही, एक वायर आपने ले लिया, एक वायर आपने ले लिया। सही, उसको आपने क्या किया, 4 इक्वल हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, एक हिस्सा 2 3 4। सही, इसको इस तरह कट कर दिया, 4 इक्वल हिस्सों में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो हर हिस्से का रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, हर हिस्से का रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, R/4। सही, हर हिस्से का रेजिस्टेंस क्या हो गया, R, क्योंकि आपको पता भी है कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। आपने 4 इक्वल हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, हर हिस्से का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो R/4 हो जाएगा। सही है, क्योंकि आपने लेंथ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो रेजिस्टेंस हर हिस्से का 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब क्या है, R/4। सही है, द रेजिस्टिविटी विल बी, अब रेजिस्टिविटी क्या होगी, सिंपल रेजिस्टिविटी का आपका रिलेशन पता है। अभी यहाँ पर मैंने बताया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। आपसे रेजिस्टिविटी पूछ रहे हैं, रेजिस्टिविटी वापस इसी तरह आ जाएगी, यहाँ पर एरिया को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। सही है, लेंथ। अब एरिया क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, R/4, इसी तरह लेंथ भी क्या हो रहा है, 4 इक्वल हिस्सों में, मतलब लेंथ भी क्या हो रहा है, R/4 हो रहा है। लेंथ भी क्या है, R, हर हिस्से का लेंथ भी क्या होगा, इस हिस्से का भी लेंथ क्या होगा, अगर आप देखोगे इस हिस्से का लेंथ भी क्या होगा, L/4, इसका भी L/4, इसका भी क्या होगा, L/4, इसका भी क्या होगा, L/4, तो हर हिस्से का लेंथ क्या होगा, L/4। सही है, तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस भी क्या है हर हिस्से का, R/4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया का जिक्र नहीं है तो एरिया से हमारे कुछ कंसर्न है भी नहीं। उसी तरह लेंथ, हर हिस्से का लेंथ भी क्या हो जाएगा, R/4, तो R/4, तो 4 के साथ कैंसल, वापस वही रिलेशन बन गया, RA डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। नीचे क्या है ये, सॉरी यहाँ पर R नहीं है, यहाँ पर R नहीं है, यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ R 4 के साथ कैंसिल हो गया। सही है, सिंपल RA डिवाइडेड बाई L, RA डिवाइडेड बाई L, ये किसके इक्वल था, अभी मैंने बताया ये रेजिस्टिविटी के ही इक्वल
रेजिस्टिविटी किसके इक्वल था, आर ए डिवाइडेड बाई एल, और आपके साथ फाइनल आंसर भी क्या गया, आर ए डिवाइडेड बाई एल, क्योंकि रेजिस्टेंस भी हर हिस्से का आर बाई 4 होगा और इसी तरह लेंथ भी हर हिस्से का आर बाई 4 होगा, आर बाई एक्चुअल के आर बाई 4 होगा। सी एक्चुअल लेंथ के क्या होगा, 4 हिस्से, 4 गुना क्या होगा, तो इसलिए हर हिस्से का लेंथ आर एल बाई 4 होगा, हर हिस्से का रेजिस्टेंस भी एल बाई 4 होगा। तो नेट इफेक्ट क्या आ गया हमारे साथ, कांस्टेंट हो गया। नेट इफेक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। समझ आ गया। यानी आपसे इस एमसीक्यूज को दूसरे फॉर्म में क्या, अगर हमने रेजिस्टेंस को एक वायर ले लिया, उसका रेजिस्टेंस आर है, अगर उसको हम क्या करें, 4 हिस्सों में डिवाइड करें या 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे इक्वल पार्ट। अगर हम एक वायर ले लेना, अगर वो एक वायर है ना, उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दे, तो हर हिस्से का लेंथ क्या होगा, एल बाई 2। उसी तरह हर हिस्से का रेजिस्टेंस भी आर बाई 2। तब रेजिस्टिविटी क्या होगी, तब भी रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन। अगर आपसे पूछे एक रेजिस्टेंस है उसका आर, जो एक वायर है उसका रेजिस्टेंस आर है, अगर हम उसको 10 इक्वल हिस्सों में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/4 की जगह 1/10 हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर एक 10 हिस्सों में आपने कन्वर्ट कर दिया तो हर हिस्से का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आर बाई 10, और हर हिस्से का लेंथ भी क्या होगा, एल बाई 10। अगर आप उसको डिवाइड भी कर दोगे तो आंसर फिर भी रेजिस्टिविटी सेम आएगी। तो इस तरह मुख्तलिफ फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, आपने हर पॉइंट क्या करना है, ज़हन में बिठा देना है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आसान एमसीक्यूज सिर्फ आपने उसको एक बार गौर से पढ़ना है। इसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज 18 ओम। एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब वो क्या है, 18 ओम इन सीरीज। मतलब ऐसे रेजिस्टर है, कुछ रेजिस्टर है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर आ रहा है 18 ओम, किस में, सीरीज में। अगर आप उसको वापस कनेक्ट करो पैरेलल में तो तब क्या आएगा, 4 ओम। किस तरह, अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब इस तरह नहीं, अक्सर याद रखना जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा हो ना, इस तरह एमसीक्यूज को आपने किस तरह सोल्व करना है, इस तरह एमसीक्यूज को आपने यहाँ डेटा से हल करना है। किससे हल करना है, डेटा से। अब किस तरह रेजिस्टेंस को हम सीरीज में किस तरह हल करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टर, सही है। इक्विवेलेंट रेजिस्टर सीरीज में किस तरह हल करते हैं, सिंपल रेजिस्टर को ऐड करके, रेजिस्टर को क्या करें, ऐड करके, जितने भी रेजिस्टर R1 प्लस R2, सही है, जितने भी रेजिस्टर हो सीरीज में हम रेजिस्टर को किस तरह फाइंड करते हैं, ऐड करते हैं। आपसे पूछा है कि सीरीज में 18 आ रहा है, सीरीज में 18 आ रहा है और पैरेलल में 4 आ रहा है। पैरेलल में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर किस तरह फाइंड करते हैं, सिंपल रेसिप्रोकल लेकर, R1 प्लस R2, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई R2। जितने भी रेजिस्टेंस हो गए आप लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन में 2 की 1 है तो इसलिए मैंने R1 R2 लिख लिया। अब अगर सीरीज में यहाँ पर आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, आप ऑप्शन को देखकर आप सोल्व कर सकते, क्योंकि डेटा पे आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। डेटा एमसीक्यूज में सिर्फ आपको ये गिवन है कि ये 18 ओम में, जब आप सीरीज में उसको ऐड करते हो तो 18 ओम आएगा, जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो 4 ओम आएगा। अब आपने किस तरह, आप अपने ऑप्शन को लेकर इस ऑप्शन क्या है, आंसर तक पहुंचाना है, 18 और 4 को ले आना है। अब 6 और 12 को आप ऐड करो, क्या आ जाएगा, सीरीज में, लेट्स सपोज पहले सीरीज में हम कनेक्ट करें, आंसर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। 12 प्लस 6 क्या आ गया, 18 ओम, ये तो करेक्ट। 4 प्लस 12 क्या आएगा, 12, 13, 14, 15, 16, ये नहीं होगा, मतलब बी ऑप्शन तो नहीं होगा, सही है। सीरीज के लिए ये करेक्ट नहीं होगा। 4 प्लस 14 क्या आ रहा है, 18, ये भी सीरीज के लिए करेक्ट है। अब पैरेलल के लिए हमने नहीं देखा कि पैरेलल के लिए कौन सा सही होगा। अब डी ऑप्शन क्या है, 2 प्लस 16, ये भी 18 आ रहा है, तो ऑप्शन डी, सी और ए। अब इनमें से देखना है सीरीज के लिए, तो आंसर हमारे साथ आ गया कि 18 ओम। सीरीज में सिंपल रेजिस्टेंस को ऐड करो। अब क्या करना है, अपने पैरेलल में देखना है कि कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट आंसर देगा। पैरेलल में आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल, या सिंपल आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि प्रोडक्ट R1 R2 का प्रोडक्ट, रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, और नीचे क्या लिखो, सम, रेजिस्टेंस का सम, सही है, R1 प्लस R2, सही है। इसको आप इस तरह प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, आप इसको ये इस तरफ इस फॉर्म में भी कर सकते हो, या ये इसके इक्वल है, या सिंपल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम रेजिस्टेंस का, अगर आप वर्डिंग में लिख सकते हो पैरेलल में। तो अब किस तरह R1 और R2, मैं अब पहले इसके से स्टार्ट करता हूं। अगर मैंने इसको सोल्व कर दिया, आंसर 4 आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा। सीरीज के लिए तो 6 प्लस 12 18 आ रहा है, 4 प्लस 14 18 आ रहा है, 2 प्लस 16 18 आ रहा है। मगर अब आपने किस के लिए देखना है कि पैरेलल में कौन से, किसका रेजिस्टेंस का, 2 रेजिस्टेंस का आंसर क्या आ रहा है, 4, तो वो ऑप्शन क्या होगा, हम करेक्ट मानेंगे। ये ऑप्शन तो चला गया, क्योंकि ये ऑप्शन वैसे ही गलत है। ये सीरीज में हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, क्या आ रहा है, 18, इसको 4 और 12 को ऐड करो, 16 आ रहा है। यहाँ पर ये ऑप्शन तो गया। इस 3 ऑप्शन को हम देखेंगे। सही है, प्रोडक्ट और सम। प्रोडक्ट और सम को हम किस तरह, पहले 6 और 12 का प्रोडक्ट ले लो, 6 मल्टीप्लाई बाई 12, सही है, डिवाइडेड बाई सम, 12 प्लस 6 को 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सही है। क्या करो, 12 6 से ऑलमोस्ट 72 आएगा मेरे ख्याल से। 6 1 6 6 1 6 6 2 12,
6 1 जार 6, एक 8 करो 72, 72 ही आ रहा है सी। तो 72 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 क्या आएगा 18। तो आप इसको डिवाइड करो, 2 9 जार 18, यहाँ पर 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, एक 12 को दे दो, एक 2 को दे दो, तो क्या बन जाएगा 12, 2 4 जार 2 6 जार 12, 36 आ गया। अब आप सिंपल क्या करो, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, आंसर क्या आ गया 4 आ गया। 4 आ गया यानी तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया, ये बन गया। सिंपल क्या बताया था, आप इससे पॉइंट करोगे, इससे पॉइंट करोगे, 4 आंसर नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये। दो ऐसे रेजिस्टेंस में फिर से ये स्टेटमेंट समझा रहा हूँ कि ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमारे साथ क्या आ रहा है 18 आ रहा है जब अब उसको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, फिर 4 आ रहा है जब अब उसको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो मैंने इस ऑप्शन को देखा, सीरीज में हम सिंपल ऐड करते, 6 + 12 को मैंने ऐड कर दिया, क्या आंसर आ गया 18 आ गया। इसका भी 18 आ रहा था, इसका भी 18 आ रहा था, इसका 18 तो आ ही नहीं रहा है, ये तो चला गया। सीरीज का तो 18 आ गया, एक ऑप्शन तो हमारे साथ ये तीनों पे मेरा क्या हो गया, शक हो गया। अब अगर पैरेलल में मैंने फाइंड करना है तो सिंपल मैंने इन दो रेजिस्टेंस का क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, 1 डिवाइडेड बाय R1, 1 डिवाइडेड बाय R2, या सिंपल आप दोनों इस तरह इस फॉर्म में इसको भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम क्या है, मैं पहले इस ऑप्शन से स्टार्ट करूँ, 6 × 12 और इसी तरह 12 + 6, आंसर क्या गया 4। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, 18 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी को आप सोल्व करेंगे तो 4 आंसर नहीं आएगा, सही है। तो इस तरह ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, अपने याद करने। अब इसके बाद द रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0 इन अ सर्किट, इसका तो मैंने ऑप्शन बी नहीं लिखा है। चलो, द रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0 इन अ सर्किट, सर्किट में कब रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगी। चलो मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, इसका ऑप्शन ए मेरे ख्याल से मिट गया इसका ऑप्शन। ऑप्शन में क्या शॉर्ट सर्किट, बी ऑप्शन क्या लिख रहा हूँ, बी ऑप्शन आप लिख लो आइडियल केस, सी ऑप्शन लिखो इन्फिनिटी, डी ऑप्शन लिखो नन। सही है कि रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस कब किसी भी सर्किट में 0 होगी, याद रखना ये शॉर्ट सर्किट में 0। जब शॉर्ट सर्किट अकर होती है तो रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है लोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होती है 0 हो जाती है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और साथ में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो भी क्या हो जाता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, टर्मिनल जो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगी उसका हम टर्मिनल पोटेंशियल, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो जाता है और रेजिस्टेंस भी 0 हो जाता है। इस केस को हम क्या नाम देते हैं, शॉर्ट सर्किट का नाम देते हैं। तो इसके बाद हम और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और एक और एमसीक्यूज रह गए, ये 1 ओहम इज गिवन बाय 1 ओहम इज गिवन बाय 1 ओहम किस तरह याद रखना, 1 ओहम इज गिवन बाय 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट, बोथ या डी का ऑप्शन क्या होगा 1। अब 1 वोल्ट किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस 1 ओहम, सॉरी ओहम ला किसके इक्वल है, V इज इक्वल टू आई आर, सी V इज इक्वल टू आई आर। तो आपसे क्या पूछा है 1 ओहम, सिंपल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट। अब क्या पूछा है कि 1 ओहम इज गिवन बाय, कब आंसर 1 ओहम आएगा। अब उसी तरह आप देखो 1 ओहम आंसर तब आएगा जब आपके साथ क्या हो, वोल्ट भी क्या हो 1 वोल्ट हो, और क्या हो करंट भी कितना पास कर रहा हो 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा हो, तो वो किसके इक्वल होगा 1 ओहम के इक्वल होगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर। इस तरह एमसीक्यूज भी आते हैं, याद रखना अक्सर न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज नहीं आते, न्यूमेरिकल बेस्ड 1 2 3 एमसीक्यूज आ जाएंगे, बाकी सारे इस तरह नॉर्मल बेस्ड रिकॉलिंग एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो अपने रिकॉलिंग एमसीक्यूज को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे।